तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय से अध्याय 2 पढ़ेंगे, प्रबंध के सिद्धांत। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था प्रबंध प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। तो हम आज प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्या प्रबंध जब हम करते हैं, कोई व्यवस्था हम करते हैं, तो एक निश्चित नियम, कायदे, कानून होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी प्रकार से प्रबंध करें और उसे हम सही माने, ऐसा नहीं है। प्रबंध भी हम जब करते हैं तो एक उसका विषय वस्तु होता है, एक डायरेक्शन होता है, उसी के तहत हमें प्रबंध करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रकार से उटपटांग तरीके से हम प्रबंध कर दिए और हमारा प्रबंध हो गया बोल सकते हैं। नहीं, प्रबंध करने के लिए हमें किन किन सिद्धांतों से गुजरना होता है, किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। अध्याय 2, प्रबंध के सिद्धांत। आप लोग बुक निकालना, बुक से ही हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है। प्रस्तावना। किसी भी कार्य के सफलतापूर्वक कार्य को करने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है, और प्रबंध की आवश्यकता के साथ साथ उनके सिद्धांतों को भी हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग अपने शब्दों में, अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। किसी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम, ढंग, परंपराएं का पालन करना ही प्रबंध के सिद्धांत कहलाते हैं, और उसे सुविधापूर्वक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रबंध के सिद्धांत को अलग अलग प्रतिपादित किया जा रहा है। प्रोफेसर मेजिंसन के अनुसार प्रबंध के सिद्धांतों को क्रमबद्ध अध्ययन उपलब्ध कराना, सिद्धांतों को अवगत कराना, उनके विषय वस्तु को अवगत कराना, फिर विषय वस्तु को जानकारी के बाद प्रबंध के कार्य में आगे बढ़ना। सिद्धांत को जाने बगैर, नियम को जाने के बगैर हम प्रबंध नहीं कर सकते। प्रबंध करने के लिए हमें किस प्रकार से विषय वस्तु की आवश्यकता होती है, किस प्रकार हमें कार्य करने होंगे ताकि यह प्रबंध किया जा सके, ये बहुत जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति एवं विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं प्रबंध की प्रकृति की, बहुत ही जरूरी है जानना। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रबंध सिद्धांतों की प्रकृति में विशेषताएं। सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। सिद्धांत जो सार्वभौमिक होने चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक संगठन, समूह, स्थान पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह सरकारी संगठन हो या संस्था हो या वास्तविक व्यवसायिक संगठन हो। इसलिए इन्हें हेनरी फॉन ने प्रबंधक के सिद्धांतों को सार्वभौमिकता कहा है। ऐसा नहीं है कि एक प्रबंध का सिद्धांत सरकारी संस्थाओं में अलग लागू होता हो या कोई और जगह पर अलग लागू होता हो। वो प्रबंध का जो सिद्धांत होता है सब जगह लागू होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा है। क्या कहा है? सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। सिद्धांत गत्यात्मक प्रकृति के हैं। क्या है? गत्यात्मक प्रकृति के हैं। प्रबंध के सिद्धांत गत्यात्मक व लोचपूर्ण होते हैं। इनके सिद्धांत अन्य भौतिक एवं रसायन गणित शास्त्र की तरह स्थिर नहीं होते। कारण या प्रभाव के प्रबंध के सिद्धांत बदल जाते हैं। प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कभी महत्वपूर्ण थे, ये आज सामाजिक परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो गए हैं। अब क्या होता है कि प्रबंध का जो सिद्धांत होता है समय के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहता है। कल प्रबंध करने का अलग सिद्धांत था, आज सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, आधुनिकता को देखते हुए प्रबंध को सिद्धांत किया जाता है। हम देखते हैं ना कि जो वस्तु इस समय में उपयोगी होता है वो आने वाले समय में उपयोगी नहीं होता। यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले अलग तरीके से व्यवस्था किया जाता था और अब अलग तरीके से व्यवस्था किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। समय के चक्र को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक बदलावों के ध्यान में रखते हुए ये सिद्धांत को भी बदला जाता है। गतात्मक है, स्थिर नहीं है, लोचपूर्ण है। इसे कभी भी अपने सिद्धांतों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रबंध के सिद्धांतों को लोचपूर्ण तरीके से बदला जा सकता है। ठीक है, सिद्धांत गत्यात्मक प्रकृति के हमने यहाँ देखा। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे मानवीय व्यवहार पर केंद्रित।
सिद्धांत हमारे लिए है, मनुष्य के लिए सिद्धांत है। प्रबंध का जो सिद्धांत है मनुष्य के लिए है, ना कि वो हमारे लिए है। समझ में आई बात? हम अपने तरीके से उसे बदल सकते हैं, हम अपने तरीके से उसे बदल सकते हैं। वो हमारे तरीके से चेंज हो जाएगा, वो हमें नहीं बदल सकता, वो हमें नहीं बदल सकता। हम उसे अपने तरीके से बदल सकते हैं, बतौर ये वैधानिक तरीके से ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रबंध मानवीय व्यवहार से पूर्णतः संबंधित है। प्रबंध के आसपास से प्रबंध मनुष्य से स्वयं संबंधित होता है। किसी भी संगठन मनुष्य की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती है, अतः मानवीय व्यवहार जिस प्रकृति व प्रवृत्ति का होगा उसी प्रबंध व्यापारिक गतिविधियां प्रभावशील होगी। इस प्रकार प्रबंध पूर्णतः मानवीय व्यवहारों पर डिपेंड करता है। मानव किस प्रकार से उसे सिद्धांत को मानता है, मानव किस प्रकार से उसका उपयोग करता है, तो ये पूर्णतः मानवीय व्यवहार पर प्रभावित होता है। मानव अपने तरीके से इसे उपयोग में लाता है। समान महत्व प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते हैं। क्या होते हैं? प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते हैं, ना कि निरपेक्ष। अर्थात किसी संगठन की आवश्यकता अनुसार इन सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। क्या आते हैं? सापेक्ष होते हैं, इन्हें लागू करना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक संगठन, समाज, संस्था की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है और अपने हिसाब से वो लागू करते हैं। हर जगह पर हर सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता। अपने अपने स्थिति, परिस्थिति, समय के नजाकत को देखते हुए इस सिद्धांत को लागू किया जाता है और अपने हिसाब से इसे उपयोग में लाया जाता है। समान महत्व प्रबंध के सिद्धांत समस्त सिद्धांतों को महत्वपूर्ण एक समान ही है, किंतु यह सत्य है कि कुछ सिद्धांत यदि किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है तो कुछ सिद्धांत अन्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। किंतु संगठन प्रत्येक में सिद्धांतों की भूमिका कुछ न कुछ अवश्य रहती है। अब प्रबंध के जो सिद्धांत है वो कई प्रकार के होते हैं, तो कई अलग अलग सिद्धांत अलग अलग संस्थाओं में फिट बैठते हैं। जैसे कोई सिद्धांत है जो इस संस्था में फिट बैठता है और कोई दूसरा सिद्धांत है वो दूसरे वाले व्यवसाय में या संस्था में फिट बैठता है, लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा रूपरेखा सभी सिद्धांतों में दिखता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग सिद्धांत उठा डाल देंगे, इसके लिए अलग सिद्धांत डाल देंगे प्रबंध का, ऐसा नहीं होता। हालांकि अलग सिद्धांत अलग अलग संस्थाओं में फिट बैठता है, लेकिन क्या होता है, सभी का रूपरेखा थोड़ा ना थोड़ा सबके में संस्था में झलकता है। सिद्धांत का यही एक महत्वपूर्णता है, कहा जाए कि थोड़ा ना थोड़ा सबके सिद्धांत में अपना रूपरेखा दर्शाता है और अपने अपने तरीके से सब सिद्धांत को उपयोग में लाते हैं। कारण परिणाम से प्रभावित प्रबंध के सिद्धांत सदैव कारण एवं परिणाम पर प्रभावित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। यह बताते हैं कि किस विशेष निर्णय संस्था की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कारण और परिणाम को प्रभावित करते हैं। अब क्या होता है, किस कारण से अगर हमें हानि होती है, किसी प्रबंध के जरिए हमने किसी संस्था को चलाया है और उस प्रबंध से हम निश्चित जो है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए और हमें हानि हो रही है, तो क्यों हो रही है? कारण और परिणाम दोनों को ये समाहित करके हमें रिजल्ट देता है कि हम किस प्रकार से प्रबंध की ओर बढ़ रहे हैं। और प्रबंध की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा संस्था लाभ कर रहा है या हानि कर रहा है, तो ये जो है उससे प्रभावित होता है और उसे ही जानना आपके संस्था के लिए बेहतर होता है। भाई, हम कोई भी संस्था चलाएंगे, कोई भी व्यवसाय करेंगे, तो हमें जानना बहुत जरूरी नहीं कि हम जो कार्य कर रहे हैं हमें लाभ की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हम हानि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम लाभ की ओर बढ़ रहे हैं तो हम उसे और अच्छे तरीके से लाभ में कैसे मेंटेन किया जा सके, और हानि की ओर बढ़ रहे हैं तो हम उसे परिणाम को जान करके कैसे बदले, ये बहुत ही जरूरी होता है। प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व। हमें प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका महत्व क्या है? भाई, किसी भी चीज की हमें आवश्यकता होती तभी तो हम करते हैं ना, कि बिना आवश्यकता उसे कर लेते हैं, उपयोग में ला लेते हैं। ऐसा नहीं होता। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी हम उसका उपयोग करते हैं, और आवश्यकता हमें अच्छे कार्य के लिए उपयोग में लाने के लिए होती है। महत्व, उसका महत्व क्या है? आवश्यकता तो है हमें, लेकिन हमारे पास हमने उसको उपयोग तो किया, लेकिन हमारे इस संस्था में या इस प्रबंध के कार्यों में इसका महत्व क्या है, सिद्धांत का महत्व कैसे है, ये हमें जानना है। जैसे कि एक कहावत है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी तभी हम किसी का उपयोग करेंगे।
सिद्धांतों का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं, सिद्धांत तैयार करते हैं। उसी सिद्धांत के चलते हमें पूर्णतः कार्य को आगे बढ़ाना होता है। तो पहला दिया गया है कार्य क्षमता में वृद्धि। इधर हम देख लेते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि। जब हम किसी कार्य को पहले से बने नियम में, बने सिद्धांत में कार्य करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। समझ में आई बात? मतलब कि देखो, हम किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं और हम अगर उस कार्य को एक नियम के तहत, एक रूपरेखा के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर अगर हम करते हैं तो वो कार्य दक्षता होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। भाई किसी कार्य को हम जानते नहीं, हमें कार्य को किया जाता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी क्या? नहीं, हमें बहुत देर लगेगा उस कार्य को करने के लिए। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें इस कार्य को कैसे करें। लेकिन अगर हमें हमें उसी कार्य को करने के लिए कोई प्रशिक्षण दे दिया जाए, कोई सिद्धांत हमें मालूम हो, कोई नियम हमें मालूम हो, तो हम कार्य को अच्छे से करेंगे और हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इसीलिए सिद्धांत का आवश्यकता हमें पड़ता है प्रशिक्षण में सहायक। जब हम सिद्धांत जानते हैं, कोई प्रशिक्षण में हम जा रहे हैं, उसके बारे में अगर हमें थोड़ा सा नॉलेज हो तो जो प्रशिक्षण देता है वो हमें बहुत ही जल्दी और अच्छे से समझ में आता है। लेकिन अगर हमें कुछ भी जानकारी ना हो तो हम चुप बैठे रहेंगे और बहुत देर में जो चीज़ें हमें समझाया जाएगा बहुत देर में समझ में आएगी। लेकिन हमें पहले से निर्देशित किया जाए या पहले से थोड़ा सा हमें हिंट दे दिया जाए कि इस प्रकार से प्रशिक्षण होगा आपका, इस प्रकार से आपको डायरेक्शन दिए जाएंगे, तो हमें क्या होता है कि वो प्रशिक्षण में बहुत जल्दी समझ में आते हैं। तो दिया गया है प्रशिक्षण में सहायक। अब तीसरा पढ़ते प्रबंध का विस्तृत ज्ञान। प्रबंध का विस्तृत ज्ञान कब होगा? हमें प्रबंध का विस्तृत ज्ञान होगा जब हमें सिद्धांतों के बारे में पता होता है, जो पहले से ही निहित होते हैं, पहले से ही लिखित होते हैं। तभी हमें प्रशिक्षण के साथ साथ प्रबंध का विस्तृत ज्ञान होगा। अनुसंधान में सुविधा। अनुसंधान का जब हम प्रयोग करते हैं, अनुसंधान का हम जब उपयोग में लाते हैं, प्रबंध के क्षेत्र में अनुसंधान करते समय प्रबंध के सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से कर्मचारियों और श्रमिकों को वस्तु स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इस संबंध में टेलर के प्रयोगों का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण होता है। भाई किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता होती है और अनुसंधान को प्रतिपादित करने के लिए, संचालित करने के लिए हमें सिद्धांतों का आवश्यकता पड़ता है। सामाजिक लाभ। समाज में श्रमिक, कर्मचारी, क्रेता, विक्रेता, व्यवसायी सब रहते हैं। समाज से दूर होकर के हम व्यवसाय कर सकते हैं क्या? जंगल में जाकर के व्यवसाय करेंगे कोई व्यवसाय चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब तक उपभोक्ता नहीं रहेगा तब तक हम व्यवसाय नहीं कर सकते, हमारा विकास नहीं हो सकता। ये तो व्यवसाय वाली बात हो गई। अगर इंसान को जीवन भी जीना है तो एक व्यक्ति नहीं जी सकता, एक व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता। उन्हें समाज की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो जो उपभोक्ता होता है कहाँ से रहता है? सामाजिक रहता है, मानव समाज से रहता है। इसलिए हमें कहा गया है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ को भी हमें ध्यान में रख करके अपने व्यवसाय को, अपने संस्था को चलाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज भाड़ में जाए हम अपना व्यवसाय करेंगे। चलेगा क्या? नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि समाज में ही उपभोक्ता हैं और हम अगर उपभोक्ता के लाभ को, समाज के लाभ को ध्यान में नहीं रखते और अपनी मनमानी करते हैं तो हमारा व्यवसाय जो ज़्यादा देर नहीं चल सकता, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में ही हमें व्यवसाय, संस्था चलाने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब कंटिन्यू रहेगा क्लास, ठीक है?